जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी जेल प्रहरी परीक्षा यहां पर प्रारंभ हो चुकी है और आज 11 दिसंबर को पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। पहली शिफ्ट के पेपर के जीएस के 16 प्रश्न मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम और बाकी के 3 प्रश्न जीएस के बताएंगे। साथ ही साथ हम गणित के आपको 16 प्रश्न हमारे पास आ गए हैं, उनको सॉल्व करके दिखाएंगे। मैंने यहाँ पर पहले से ही सॉल्व करके लिख लिया है ताकि आपका समय बच जाए। ठीक है, तो 11 दिसंबर की पहली पाली के ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से गणित को अभी रिवाइज करना है। देखिए, पहला प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है आपका। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है। महत्तम समापवर्तक की वह 50 है और आपको लघुत्तम समापवर्त दिया गया है 250। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 है, दूसरी संख्या बतानी है। इतना मुझे कंफर्म पता है कि आपको ये वाला फॉर्मूला सभी लोगों को पता होगा कि अगर 2 संख्याएं दी गई हैं तो उन 2 संख्याओं का गुणा n1 इंटू n2 उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। आपको एलसीएम क्लियरली दिया गया है 250, एचसीएफ दिया गया है 50। बस आपको एक संख्या दी नहीं गई है, उसको घुमा के दिया गया है। जैसे पहली संख्या जो है, पहली संख्या को कैसे दे दिया गया है, ऐसे बोल दिया गया है कि 2 से भाग दोगे तो भागफल 50 आएगा पहली संख्या में। तो एक बात बताओ, भागफल जब 50 आ रहा है, शेषफल की कोई बात नहीं हो रही है, इसका मतलब है अगर हमने उस संख्या x में 2 से भाग दिया था तो हमारा भागफल 50 आया। इसका मतलब वो संख्या कितनी होगी, है कि नहीं, शेषफल 0 होगा। तो 2 का 50 में गुणा कर देंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 100, क्योंकि 100 में 2 से भाग दोगे तभी तो 50 आएगा। तो आपकी पहली संख्या आपको डायरेक्ट ना देकर घुमा के दे दी गई है। बस इतना हुआ है इस सवाल में। तो पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी पहली संख्या 100 हो जाएगी। मैंने 100 लिख दिया। दूसरी संख्या n2 हमको ज्ञात करनी है तो फॉर्मूले में n2 ही लिखा रहने दिया। अब ये 100 का पंचांतर इस तरफ कर दिया तो 250 प्लस गुणा 50 बटे 100, ये 50 से ये कट जाएगा 2 बार और इस 2 से ये 250 कटेगा तो 125। तो आपकी दूसरी संख्या 125 आ जाएगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ पर ये जो दूसरा प्रश्न है वह दशमलव विस्तार को लेकर प्रश्न है। ठीक है, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं आप लोगों ने पढ़ रखी हैं नंबर सिस्टम में, उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि 1/13 के दशमलव प्रसार में कितने अंकों का दोहराव होगा। देखिए, 1/13 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर हम दशमलव में व्यक्त करेंगे तो इसका दशमलव कभी खत्म नहीं होगा। ये अशांत दशमलव संख्या होगी, लेकिन ये इस प्रकार की अशांत दशमलव संख्या होगी जिसमें कुछ दशमलव अंकों के बाद वही अंक फिर से रिपीट होने लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 में 13 से भाग देना है। आपको दशमलव का भाग देना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप दशमलव का भाग देना नहीं जानते तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी आपको समझा दूंगा। तो मैंने 1 में 13 से भाग दिया तो ये आया 0.0769223, फिर 0.76923, ऐसे ही आता जाएगा 0.76923। ये बार बार रिपीट होगा जब आप इसको भाग देंगे तो। ठीक है, तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं यहां से गिन लो। इतने अंकों का जोड़ा रिपीट हो रहा है, दशमलव 0.76923 इनका जोड़ा रिपीट हो रहा है 0.76923। तो कितने अंक हो गए, 0 1, ये 2, 6 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी 6 अंकों का जोड़ा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 6 अंकों का दोहराव हो रहा है। ठीक है, जीएस में हमने 16 प्रश्न बता दिए थे। 17वां प्रश्न था आपका, लाल बाग पैलेस किस नदी के किनारे है, जो कि इंदौर में ही है जहाँ पर हम मिले थे। ठीक है, ज्ञापन के समय। 18वां है, मध्य प्रदेश के प्रथम अधिवक्ता का नाम पूछा गया, सतना के वर्तमान महापौर का नाम पूछा गया। ठीक है, तो ये कुछ मतलब करंट से रिलेटेड है। आपको अगर प्रथम महाधिवक्ता का नाम पूछा गया तो मध्य प्रदेश के अन्य प्रथम लोगों के नाम भी आप देख लीजिएगा, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे अगली शिफ्ट के लिए। तीसरा प्रश्न देखें तो तीसरा प्रश्न ये क्षेत्रमिति पर आधारित है। 2 शंकुओं के व्यास यानी कि डायमीटर यानी कि ये समान दिया गया है। डायमीटर समान है, इसका मतलब त्रिज्या भी समान है। ठीक है, यानी रेडियस समान है। यदि इनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है। एक तो ये सीधी ऊंचाई होती है, ये डैश 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 में बनी है, ये सीधी ऊंचाई है।
शंकु की, और ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, इनके बीच का अनुपात 5:2 है। तब इनके वक्र पृष्ठों का आयतन बताना है, सॉरी वक्र पृष्ठों का अनुपात बताना है। दो शंकु हैं तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होता है? वक्र पृष्ठ यानी घुमावदार पृष्ठ। घुमावदार पृष्ठ कौन सी? ये जैसे ये शंकु की टोपी बनी है तो ये वाला पृष्ठ जो घूमा हुआ है, ये वाला जो घूमा हुआ पृष्ठ है ना, ये वाला, ठीक है, इनके आयतन, इनके जो पृष्ठ हैं उनके बीच में अनुपात बताना है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है πr/l, ठीक है। अब दोनों में r बराबर है, त्रिज्या बराबर है क्योंकि व्यास बराबर है, तो हम पहले का वक्र पृष्ठ लिख लेते हैं। ये हमने पहले का वक्र पृष्ठ लिख दिया, ये दूसरे का वक्र पृष्ठ लिख दिया, दोनों का भाग दे दिया हमने, दोनों का भाग दे दिया तो हमको इनके वक्र पृष्ठों का क्या आ जाएगा? अनुपात पता चल जाएगा। तो हमने भाग दिया πr/l1, पहले की हमने त्रियक लंबाई l1 मान ली और दूसरे की त्रियक लंबाई l2 मान ली। तो πr से πr कट गया क्योंकि दोनों के r बराबर हैं, तो l1/l2 आ गया। l1/l2 आपको ऑलरेडी दे रखा है कि त्रियक लंबाइयों का अनुपात 5:2 है, तो इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात भी 5:2 ही आ जाएगा। आ गया ये वक्र पृष्ठों का अनुपात, बाकी सब कट गया, तो 5:2 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं ये पनीर वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। एक पनीर वाला क्वेश्चन आया, ये भी आपका क्षेत्रमिति से ही संबंधित है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले पनीर के एक घन को, मतलब घन की आकृति का पनीर का एक बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, घन की आकृति का मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं ऐसी आकृति का, क्यूब की आकृति का एक पनीर का टुकड़ा है, उसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के टुकड़ों में काट दिया जाता है। यानी कि अब 1-1 सेंटीमीटर वाले घन बनाए गए हैं, पनीर के छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए हैं। आपको बताना है कि पनीर के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। देखो पहले आपका पनीर का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था? पहले मैंने यहाँ पर एक घन बना दिया है जिसकी भुजा ए और ए है, मतलब तीनों भुजाएं एक बराबर ही होती हैं घन की। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें 6 आपकी पृष्ठ हैं, 6 फलक हैं, तो हर एक फलक का क्षेत्रफल एक बराबर होगा और उस एक फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a गुणा a, क्योंकि ये एक क्या है? वर्ग है, हर एक फलक एक वर्ग है, तो a² हो जाएगा एक का। तो 6 का कितना हो जाएगा? 6a², 6a² हो गया आपका। तो यहाँ से आप 6 गुणा a की जगह कितनी रखेंगे? आप 6 रखेंगे। पहले मतलब कितना है? पनीर का बड़े टुकड़े का अगर आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, पहले आप पनीर के बड़े टुकड़े का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो, फिर जितने छोटे छोटे पनीर के टुकड़े हुए हैं 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले, उन सभी का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो, जितनी वृद्धि हुई होगा उसका परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो शुरू में आपका कितना था? ये जो बड़े पनीर के टुकड़े का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 गुणा a² यानी 6 गुणा 36 यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा प्रारंभ में। अब बाद में एक बात बताओ, कितने पनीर के टुकड़े कटेंगे? सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले पनीर के कितने टुकड़े कटेंगे, तब तो उन सारे टुकड़ों का हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो उसके लिए कैसे करते हैं? हमने 6 गुणा 6 वाले टुकड़े में से 1 गुणा 1 वाले टुकड़े निकाल लें, तो हम इसमें 6 गुणा 6 में 1 गुणा 1 का भाग दे देंगे, यानी बड़े वाले टुकड़े के आयतन में छोटे वाले एक टुकड़े के आयतन का भाग दे देंगे, तो हमको कुल टुकड़े पता चल जाएंगे कि कुल 216 टुकड़े यहाँ पर कटेंगे। पता चल गया कितने टुकड़े कटेंगे? 216। अब एक बात बताओ, 216 टुकड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? एक टुकड़े का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? देखो 6a² में रख देना आप, तो 6 गुणा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 1 हो जाएगी, छोटे टुकड़े के लिए 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा वो? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मैंने नीचे लिखा है। 216 टुकड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 216 गुणा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो बताओ वृद्धि कितनी हुई? पहले आपका कितना था पृष्ठ क्षेत्रफल? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब 216 गुणा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 216 गुणा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में आप 216 सेंटीमीटर को घटाएंगे तो 216 गुणा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। वही ये 6 बार पाड़ा पढ़ रहे थे, उसमें से 1 घटा दिया तो 5 आ जाएगा, 216 गुणा 5। अब आपको परसेंटेज वृद्धि नहीं निकालनी, उस परसेंटेज वृद्धि निकालनी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने साइड में परसेंटेज वृद्धि निकाली है, ठीक है। ये देखिए मैंने बिल्कुल साइड में परसेंटेज वृद्धि निकाली है। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है? पहले तो वृद्धि कितनी है? 216 गुणा 5, उसको ऊपर लिख दिया है। कहाँ से वृद्धि हुई है उसको नीचे लिखना पड़ेगा। 216 से वृद्धि हुई है तो 216 को मैंने नीचे लिखा है, इंटू 100 गुणा %। तो यहाँ से 500% आ गया, यानी कि 6 गुना हो जाएगी आपकी। वास्तव में कितनी हो गई? ये देखो 216 से 216 गुणा 6 यानी 6 गुना आपका पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो वृद्धि कितनी हुई? 5 गुना हुई, 5 गुना हुई यानी 500%, ठीक है।
वैसे जनरली मौखिक बड़ा आराम से ये सवाल हो जाएगा, लेकिन वो सॉल्व करने के दृष्टिकोण से थोड़ा सा लंबा हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है, एक धनात्मक संख्या व उसके वर्ग का योगफल 156 है, संख्या बतानी है। देखो वैसे तो ये वर्ग समीकरण का सवाल है। कैसे? हम मानते हैं कि संख्या x है, तो उन्होंने कहा संख्या और संख्या में जोड़ दो उस संख्या का वर्ग x स्क्वायर, तो वो 156 के बराबर होना चाहिए। फिर इस वर्ग समीकरण को हल करो, आपका आंसर आ जाएगा। एक आंसर आपका प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, तो जो प्लस में आए वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने धनात्मक संख्या बोली है। यहाँ पर आप थोड़ा सरल विधि से कर सकते हैं, ऑप्शन चेक करके कर सकते हैं। आप ये देखिए 156 से छोटा वर्ग कौन होता है, तो 156 से छोटा वर्ग होता है 12 का 144। आप चेक करिए 12 के लिए, क्या 12 इसका आंसर हो सकता है? तो मैंने चेक किया कि 12 प्लस 12 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना आया? 156 ही आया, यानी 12 ही आंसर हमारा सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम छठवें प्रश्न पे। छठवां प्रश्न शेषफल प्रमेय और बहुपद से रिलेटेड है, बीजीय व्यंजक से रिलेटेड है। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, ऐसे सवाल मैंने काफ़ी कराए हैं। शेषफल प्रमेय मैंने आपको पढ़ाई है नंबर सिस्टम के समय, उस समय भी ऐसे सवाल कराए हैं और हर बार पेपर में ऐसे आते हैं कि x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में क्या घटाएं कि व्यंजक x माइनस 1 से विभाजित हो जाए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किसी में से क्या घटाया जाता है कि वह विभाजित हो जाता है। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण लेता हूँ आपके लिए कि 25 में 4 का भाग दे रहे हैं, तो बताओ 25 में क्या घटाएंगे कि 4 का पूरा भाग चला जाए। तो पहले तो मैंने 4 का 25 में भाग दिया, 6 बार भाग गया, 24 आया, शेषफल 1 आया। तो ये जो शेषफल आया ना, अगर मैं शेषफल को घटा दूंगा 25 में से, तो 24 आ जाएगा और 24 में पूरा भाग चला जाएगा 4 का। यानी कि किसी संख्या जैसे कि x माइनस 1 से इस व्यंजक में पूरा भाग चला जाए, उसके लिए हमको क्या घटाना पड़ेगा? जब हम x माइनस 1 से इसमें भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि आपको शेषफल निकालना है। जैसे यहाँ पर आपको शेषफल 1 था तो 1 को घटा दोगे तो 4 से पूरा भाग चला जाएगा। ऐसे ही आपको इसमें भाग, ये जो बड़ा सा व्यंजक है इसमें x माइनस 1 से भाग देने पर क्या शेषफल निकलेगा ये निकालना है। तो आपको क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। शेषफल कैसे निकालते हैं? शेषफल प्रमेय मैंने आपको समझाई है। शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि जो जिससे भाग देते हैं उसके बराबर में 0 रखो और वहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। इस वैल्यू को इस समीकरण में पुट कर दो तो शेषफल पता चल जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 रख दिया तो शेषफल 2 आया। तो अगर आप इस व्यंजक में 2 को घटा देंगे तो x माइनस 1 से उसमें भाग चला जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पे। 7वां प्रश्न बिल्कुल सिंपल ही प्रश्न है। यहाँ पर केवल और केवल इस प्रश्न में भाषा का ही थोड़ा हेरफेर है। मेरे और मेरी बहन के पास मौजूद चॉकलेटों में एक एक जोड़ दी जाए तो अनुपात 1/2 अनुपात 1 हो जाता है। यानी कि जब दोनों के पास जो चॉकलेट हैं उनमें एक एक चॉकलेट जोड़ देंगे तो जो अनुपात होता है वो 1/2 अनुपात 1 हो जाता है। यदि मेरे पास 17 चॉकलेट हैं तो मेरी बहन के पास कितनी चॉकलेट होंगी? एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने अनुपात लिख लिया, अनुपात 1/2 अनुपात 1 है। इसको और सरल करना है तो वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके पास जितनी चॉकलेट हैं उसकी डबल उसके बहन के पास हैं, जब दोनों में एक एक जोड़ दिया गया। अब वो कह रहा है कि मेरे पास 17 चॉकलेट हैं, तो 17 चॉकलेट हैं, चलो पता चल गया कि इसके पास 17 चॉकलेट हैं। हमको पता करना है कि इसके बहन के पास कितनी चॉकलेट है। ठीक है, बहुत से बच्चे यहीं पर कर देंगे, 17 का डबल कर देंगे 34। नहीं, ऐसे नहीं करना है। ये जो अनुपात आया है कब आया है? जब दोनों की चॉकलेटों में एक एक चॉकलेट बढ़ा दी गई है। जब दोनों की चॉकलेट में एक एक चॉकलेट बढ़ा दी गई है तब ये अनुपात आया है। यानी कि ये जो अनुपात है वो 17 चॉकलेट को डिनोट नहीं कर रहा। ये जो 1/2 है ये 17 चॉकलेट को डिनोट नहीं कर रहा है। ये कितनी चॉकलेट को डिनोट कर रहा है? 18 चॉकलेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एक बढ़ा दी उसके बाद ये अनुपात आया। यानी कि ये जो 1/2 है ये 18 चॉकलेटों को डिनोट कर रहा है। तो 1/2 बराबर 18 हो गया, तो इसकी बहन के पास कितनी हो गई? 36। क्या ये 36 आंसर सही है? 36 तो अनुपात के बाद पता चला है कि 36 चॉकलेट अनुपात के बाद हैं, जब एक एक जोड़ दी गई है। तो वास्तव में बहन के पास कितनी चॉकलेट थी? 35।
35 में 1 जोड़ा तब तो 36 हुआ। 36 के बाद अनुपात 1/2 अनुपात 1 है, यानी कि वास्तव में 35 है। तो कुछ नहीं है सवाल में, ऐसा नहीं है कि कोई आपको किसी बुक में दिखाई देगा, किसी टाइप में दिखाई देगा ये सवाल। ये जनरल सवाल है जहाँ पर आपको बस भाषा को पकड़ना है। अगला सवाल बिल्कुल ही सिंपल है कि 216 सेंटीमीटर क्यूब के बॉक्स में 3 गुणा 3 सेंटीमीटर क्यूब के कितने घन आ सकते हैं। तो कुछ नहीं है, मतलब इतने आयतन में इस विमा के कितने घन आएंगे। तो आयतन ऊपर लिख दिया 216 और बटे में एक बॉक्स का आयतन लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा 3। 216 को लिख सकते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6 बटे 3 गुणा 3 गुणा 3, काट दिया सब जगह, 2 गुणा 2 गुणा 2 आ गया, यानी 8 आ गया। यानी 8 बॉक्स बन जाएंगे 216 सेंटीमीटर क्यूब में 3 गुणा 3 गुणा 3 के 8 बॉक्स बन जाएंगे। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसका 384 में गुणा करें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाए। या फिर कुछ सवाल ऐसा था कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बता दीजिए, फिर कितनी होगी, उस संख्या का वर्गमूल कितना होगा, ये भी हो सकता है। तो देखो हमें पता है पूर्ण वर्ग कब बनता है। पूर्ण वर्ग तब बनता है जब 2 के जोड़े पूरी संख्या में रहते हैं। जैसे कि आपका 4 पूर्ण वर्ग क्यों है, क्योंकि 2 गुणा 2, यहाँ पे 2 गुणा 2, 2 का पूरा जोड़ा है। ठीक है, अगर आप 8 को देखेंगे 8 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 8 में 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 2 हैं, तो एक ही जोड़ा बन रहा है, एक खाली रह जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ देखेंगे हम पहले तो इसके पूरे गुणनखंड निकाल लेंगे। हमने 384 के गुणनखंड निकाल लिए। 2 से गया तो इतना आया, फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3 से गया। तो हमें पता चल गया कि इसके जो गुणनखंड है उनके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कितने पूरे जोड़े बनना है। एक तो ये बन गया पूरा जोड़ा, फिर एक ये बन गया पूरा जोड़ा, फिर एक ये बन गया पूरा जोड़ा। ठीक है, लेकिन ये 2 अकेला है और ये 3 अकेला है। ठीक है, यानी 2 गुणा 3 ये 6 आपस में अकेला है। तो अगर हम 6 का जोड़ा और बना दें, यानी कि इस 2 का और इस 3 का जोड़ा और बना दें, यानी कि हमको एक 2 और एक 3 का गुणा करना पड़ेगा, यानी टोटल हमको 6 का गुणा करना पड़ेगा। हम 6 का गुणा कर देंगे तो 384 आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, ये वाले सवाल भी बिल्कुल सिंपल है, इनको इसी विधि से आपको करना रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10वें प्रश्न पे। देखो, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक गोला है, ये मैंने यहाँ पे गोला बना दिया है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहर का पूरा क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समान त्रिज्या वाले ठोस गोलार्ध का, गोलार्ध यानी गोले का आधा, वो भी ठोस है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो जो आधा गोला होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर वह ठोस है तो नीचे की सतह भी आपकी पृष्ठ में जोड़ी जाएगी, इसका भी कुछ पृष्ठ होगा, इसका भी कुछ क्षेत्रफल होगा, जो नीचे की काट होगी उसका, तो वहाँ पर भी त्रिज्या r होगी। तो वृत्त के फॉर्मूले से आप वहाँ का निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो ठोस गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, यानी 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आपको इतना समझ में आया कि ठोस गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है, या तो डायरेक्ट याद कर लो, या और आपके गोले का 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब 4 पाई r स्क्वायर बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, एक एक नियम लगा दो कि 4 पाई r स्क्वायर बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का भाग नीचे जाएगा तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5 यानी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। देखिए समय थोड़ा वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, 6 प्रश्न और हैं मेरे पास, उन 6 प्रश्नों को मैं नेक्स्ट पार्ट 2 वाले वीडियो में डाल दूंगा। तब तक आप लोगों के पास अगर आज की शिफ्ट के और भी प्रश्न हैं, इंग्लिश के, साइंस के, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर 8839449109 इस नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको और भी कोई भी दिक्कत हैरानी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, जय माता दी।